तो आज हम लोग एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। क्या नाम है जी? सीरियल ऑर्डर, क्रम व्यवस्था। ठीक है, तो क्रम व्यवस्था बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि इसको हल्के में ही लोग लेते हैं सब लोग कि चलो भाई बन जाएगा ये सब वो सब। लेकिन आप एक बार देखिए, इस क्लास को बेहतर करेंगे, इतना बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ना, कोई भी एग्जाम में अगर सीरियल ऑर्डर या सीरीज ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए नहीं छूटेगा। एक बात और, जितना दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में उतना ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैथ है नहीं कि एक्स का मान निकाल देंगे। ठीक है, सब लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी? बिल्कुल, जो भी बुक में नहीं है वो अलग से पढ़ाएंगे, बाकी जो फिलहाल है वो आप देखिए। तो क्रम सीरियल ऑर्डर का जो ये पहला सवाल है, कह रहे निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तार्किक और सार्थक का मतलब एक सीरीज फॉर्म में, एक ऑर्डर फॉर्म में व्यवस्थित करें। तो देखिए, बंदर है, हाथी है, चूहा है और मक्खी है। देखो भाई, पांचों का पांचों तो जानवर ही हुआ। बात यहां तक समझ में आई? पांचों का पांचों तो जानवर ही हुआ, तो या तो आप पहले साइज के हिसाब से व्यवस्थित कर दीजिए। देखो बात एकदम क्लियर, जितना दिमाग मेरा लगेगा इस चैप्टर में उतना आपका भी लगेगा। तो आप जितना लगाओ उतना हम भी लगाते हैं। तो बंदर, हाथी, चूहा, मक्खी, शेर। अब बताइए, बड़ा सबसे होता है हाथी, क्या पहले ऑप्शन में दो है? कहेंगे सर चारों में से किसी में भी दो से शुरुआत नहीं। तो अब बड़ा में तो बना नहीं, तो हम सबसे छोटा लेते हैं मक्खी को, तो मक्खी आएगा 4 नंबर पे। ठीक है ना? मक्खी से बड़ा कौन होता है? मक्खी से बड़ा चूहा होता है, तो 4 के बाद 3 लिखेंगे। चूहा से बड़ा होता है बंदर, हाँ, तो 1 लिखेंगे। बंदर से बड़ा होता है शेर, तो 5 लिखेंगे। और शेर से सबसे बड़ा होता है हाथी। तो देखिए, क्या ये किसी भी ऑप्शन में है? कहेंगे सर 4 3 1 5 2, आपका बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। कहिए समझ में आ रहा है? सब लोग कहिए कि समझ में आ रहा है, यस या नो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम शुरू किए हैं और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग लाइव, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और आज के क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी? तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को आगे करें। तैयार हैं आप सभी लोग? यस या नो में जवाब दीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन अगर एक क्लास में कंप्लीट कर पाए तो और अच्छी बात है, वरना दूसरे क्लास में तो पूरा कंप्लीट कराए के छोड़ेंगे। ठीक है, एक में तो नहीं होगा, 2 क्लास तो हमें करवाना पड़ेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। करते क्या है ना, लोग इग्नोर करके चलते इस टाइप के चैप्टर को, लेकिन हम इग्नोर नहीं होने देंगे। चलिए बताइए, 2 नंबर सवाल कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को, सेम ऊपर तो सेम ही लिखा रहेगा, सीधे सीधे कहिए सर ऑर्डर फॉर्म में सजा दीजिए, तार्किक रूप से, मतलब एक सीरीज के रूप में सजा दीजिए, बस इतना ही। ठीक है, सब लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, मैथ के चैप्टर की बात मैथ वाले बैच में करेंगे, रीजनिंग के चैप्टर की बात रीजनिंग वाले बैच में करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है सब लोग। तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो बताइए तार्किक और सार्थक क्रम में पहले पदोन्नति, आवेदन, नौकरी पर नियुक्ति, लिखित परीक्षा या मेरिट सूची, पहले क्या करिएगा? कहेंगे सर पहले तो हमको लगता है कि हम आवेदन भरेंगे। फॉर्म भरिएगा तबे ना कोई परीक्षा दीजिएगा जी, तो पहले हम आवेदन भरेंगे, तो 2 नंबर ऑप्शन हुआ। आवेदन भरेंगे तो हमको लगता है कि लिखित परीक्षा ली जाएगी, हमारे साथ एग्जाम होगा, तो 2 के बाद 4, 4 के बाद हमको लगता है कि मेरिट सूची, मेरिट लिस्ट जारी होगा, यानी हो जाएगा आपका 5। 5 के बाद ठीक है, नौकरी पर नियुक्ति, मतलब आपको नियुक्त किया जाएगा कि चलो भाई आपकी नौकरी हो गई, तो 5 के बाद 3, और 3 के बाद है पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब है पद में उन्नति, पहले नौकरी होगा तब तो पोस्टिंग बड़ा होगा, मतलब पद बड़ा होगा, पहले छोटा सा ही होगा। तो पदोन्नति ये हो गया 1 नंबर। कहीं पर है ऑप्शन में 2 4 5, 2 4, हाँ देखिए ये एक्स्ट्रा लिखा गया है, मिस्टेक होगा, ऐसे पढ़िएगा 2 4 5 3 1। कहेंगे सर इस बार हमारा उत्तर डी हुआ। सब लोग कहिए समझ में आ रहा है सबको? यस या नो में जवाब दीजिए। एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्या ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है आपके लिए? यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस या नो में सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सब लोग बस हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या ये चैप्टर आपके लिए अच्छा है, क्या हमें ये चैप्टर शुरू करना चाहिए। नहीं, अब हम उन चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे जो कम बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट वहीं से होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करें।
हाँ, सबने कहा जी सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर अगर ऐसी बात है तो एक और क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास इस चैप्टर में है और सारा पढ़ा ही देंगे, टेंशन एक भी नहीं छोड़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवाल कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक, ये तो एकदम कॉमन है, सब जगह रहेगा। देखो भाई, परिणाम, अभियान, शपथ, नामांकन, बताओ 3 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। पहले मतदान, ये हमको लगता है चुनाव से रिलेटेड वर्ड यूज हो रहा है कि परिणाम, अभियान, शपथ, नामांकन, मत, ज्यादा कुछ नहीं, एक पेन पेपर लेकर बैठिए और आंसर करते चलिए, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर, सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं हम आपको, बस चारों में से कोई एक चूज करना है। तो हमको लगता है कि 3 नंबर क्वेश्चन में पहले होना चाहिए, पहले 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 नामांकन करवाइएगा अपना, नॉमिनेशन होगा तब ना कि भाई हमको चुनाव में लड़ना है, नॉमिनेशन होगा, उसके बाद चुनाव प्रचार प्रसार, उसको कहते हैं अभियान चलाइएगा। नॉमिनेशन के बाद अभियान चलाइएगा, अभियान चलाने के बाद आपका मतदान होगा, आपका वोटिंग पड़ेगा, ठीक है। आपका जो है, एक सेकेंड, 3 नंबर क्वेश्चन है ना, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद आपका वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद आपका रिजल्ट आएगा जिसको हम कहते हैं परिणाम। अब परिणाम के बाद आपको दिलवाया जाएगा शपथ ग्रहण, ठीक है। और अगर इतना काम करिएगा तो 425 13 42513 पहले नंबर ऑप्शन है, एकदम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्लियरिटी दे रहे हैं, आप एक बार पढ़ के तो देखिए, कोई भी एग्जाम में आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और यहां से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए फिर तो मत पूछिए, नहीं आ रहा है सबको समझ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सबको आ रहा है ना समझ में। पहले 4 नंबर, पहले आपका नॉमिनेशन होगा, नामांकन होगा, नामांकन होगा तो चुनाव प्रचार प्रसार करिएगा, यानी अभियान चलाइएगा, दौरा जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका मतदान होगा, आपका चुनाव होगा, मतलब वोट पड़ेगा, फिर रिजल्ट आएगा हार जीत, और अगर जीतिएगा तो शपथ ग्रहण, नहीं जीतिएगा तो मुंह लटका के उधर कोने में बैठे रहिएगा, नहीं जी। सबको हमारा क्लास अच्छा लगेगा, बस बने रहिए। अब तो और सुविधाएं हम आपके लिए कर चुके हैं कि हम आपको पीपीटी, जैसे पहले क्या होता था कि हम क्वेश्चन लिख के करवाते थे, अब तो पीपीटी ऑलरेडी अवेलेबल है। जिन बच्चों ने रीजनिंग का टारगेट बैच, जैसे आपका कोई फ्रेंड है जिन्होंने अगर रीजनिंग का टारगेट बैच नहीं ज्वाइन किया है, या अगर आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, तो उनको बताइए कि राहुल सर का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब की कोई भी वीडियो अगर आप खोलते हैं ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। लिंक के थ्रू एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद जब पेड कोर्स में जाइएगा, या फिर आप ऊपर स्लाइड में भी देखिएगा टारगेट बैच दिखेगा रीजनिंग के लिए, 399 में पूरे 1 साल की तैयारी रीजनिंग की। और कहिएगा सर की खुद की किताब है, जो भी आपके दोस्त हैं उनको कहिएगा सर की खुद की किताब है, अपने भी बुक से भी सॉल्व कराते हैं, बाकी और मार्केट की भी जो किताबें उनसे भी, दोनों को कंबाइंड लेकर चलते हैं। ये बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, यूट्यूब की किसी भी लेटेस्ट वीडियो को का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा तो उसका लिंक यहाँ आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं जिन्होंने, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं लेकिन एप्लीकेशन पे नहीं जुड़े हैं, तो उनको बोलिए कि 399 में पूरे 1 साल पढ़ाएंगे रीजनिंग सर, ठीक है। और ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक और सवाल, ये थोड़ा सा देखो दिक्कत करेगा क्योंकि इसके जो कुछ वर्ड्स हैं वो हिंदी उसका मुझे नहीं आता है, लेकिन आ जाए तो अच्छी बात है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। देखो, मुझे लस्ट्रम के बारे में नहीं पता कि लस्ट्रम का अर्थ कितना होता है और मिलेनियम का अर्थ कितना होता है, ठीक है। ये 2 वर्ड मुझे नहीं पता है हिंदी में, हालांकि मैंने अभी 10 मिनट पहले ही क्वेश्चन देखा तो फिर मुझे लगा क्या गूगल में सर्च करना। वैसे अगर एक बार आप मुझे समय दीजिए, अच्छा कोई स्टूडेंट गूगल में सर्च करके बताओ, ठीक है। हाँ जातब, अब आप लोगों को जो हम पढ़ाएंगे ना, ये रिटन नोट्स आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल करवा देंगे, ये प्रॉमिस रहा हम लोगों का, ठीक है। तो बताइएगा निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में सजाना है। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूं क्योंकि मुझे 2 वर्ड का हिंदी नहीं पता, एक लस्ट्रम का नहीं पता और एक मिलेनियम का नहीं पता। सेंचुरी तो समझ रहे हैं कि 100 होता है, दशक मतलब 1 दशक, मतलब जो भी हो, हमारा आंसर ये होगा, पहले इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो पहला ऑप्शन 3 है, तो 3 वर्ष है, बिल्कुल हमें लग रहा है कि चलो सही होगा।
3 वर्ष के बाद हमको लगता है लस्ट्रम का होना चाहिए, कुछ लीप ईयर होना चाहिए, 4 वर्ष होना चाहिए, आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये 3 के बाद 1 है, 1 के बाद 5 है, 5 का दशक है, मतलब दशक का मतलब होना चाहिए 10 साल, और उसके बाद सेंचुरी का मतलब होना चाहिए, उसके बाद 5 के बाद 2 है सेंचुरी, और मिलेनियम का कुछ और होता होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है, जिसमें मुझे 2 चीज सही ढंग से नहीं पता कि लस्ट्रम को हिंदी में क्या कहते हैं और मिलेनियम का अर्थ कितना होता है, लेकिन आपका जो उत्तर होगा वो सी नंबर होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, वर्ष का मतलब तो 1 वर्ष हुआ, दशक का मतलब 10 वर्ष हुआ, ठीक है, सेंचुरी का मतलब 100 वर्ष हुआ। तो देखो भाई, सबसे पहले वर्ष को रखा गया, उसके बाद लस्ट्रम को रखा गया। हमको लगता है लस्ट्रम को हिंदी में लीप ईयर 4 वर्ष का होगा मेरे हिसाब से, हम कंफर्म नहीं है। अजी बिल्कुल सही होगा। तो ये आप लोगों के लिए HW रह गया, होमवर्क रह गया, 2 वर्ड को अच्छे से जानकारी प्राप्त करना कि सर लस्ट्रम को क्या कहते हैं और मिलेनियम को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये 2 वर्ड का हिंदी देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, आपके प्रश्न का उत्तर सी होगा। तो अब जो है, ठीक है, सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में, जितने भी स्टूडेंट लाइव आ रहे हैं। तो अब आपको जो है टेलीग्राम पे भी इसका सॉल्यूशन का पीपीटी मिल जाएगा, और आपने अगर बैच ज्वाइन कर रखा है, ठीक है, टारगेट बैच या रीजनिंग का कोई भी बैच, तो आपको सुविधाएं मिलेगी अब, ठीक है। भाई वंदना सिंह ने कह रहा है, वंदना सिंह का कहना है सर उनका भी नाम ले लो। वंदना, पढ़ाई पे ध्यान दो, नाम तो अपने आप उजागर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा बेहतरीन सवाल है भाई। चलो सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। पहले है, 4 ऑप्शन है, विश्व कप सेमीफाइनल मैच, विश्व कप फाइनल मैच, विश्व कप का आयोजन, और भाग लेने वाली टीमों का चयन, और फिर विश्व कप के विजेता। तो हमको तो लग रहा है कि ये दोनों में से कोई एक पहला होगा, या तो विश्व कप का पहले आयोजन होगा, या फिर भाग लेने वाली टीमों का पहले चयन। पहले आयोजन होता है या टीमों का चयन? हमको लगता है ना कि देखिए 3 नंबर आपके ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, 3 नंबर है कहीं ऑप्शन में, पहले में कहेंगे सर नहीं है, यानी सबसे पहले हम करेंगे भाग लेने वाली टीमों का चयन, मतलब कौन कौन सा टीम भाग लेगा पहले वो लिखेंगे। उसके बाद विश्व कप का आयोजन करेंगे, चलो भाई विश्व कप करवा रहे हैं हम लोग, तो 4 के बाद 3। उसके बाद विश्व कप का सेमीफाइनल मैच पहले होता है, उसके बाद फाइनल मैच बाद में होता है, और सबसे बाद में आखिरी में हमको मिलता है कि विश्व कप की विजेता टीम कौन है। तो ये 4 3 1 2 5 3 नंबर समझ में आया आप सभी को, यस या नो? देखो हमारा ध्यान पहले गया था कि विश्व का आयोजन, लेकिन ऑप्शन में था ही नहीं कहीं 3 नंबर ऑप्शन, हमने 4 से शुरू किया। हो सकता है पहले टीमों का चयन होता होगा, आयोजन बाद में होता होगा, लेकिन हमने नॉर्मली तो पहले यही सोचा कि विश्व कप के टीमों का आयोजन पहले होगा, लेकिन 3 नंबर से कहीं किसी ऑप्शन में शुरुआत ही नहीं हो रहा है। सब लोग कह दीजिए जी सर बिल्कुल सीख रहे हैं और आगे बढ़ते चले हम लोग, ओके कह दीजिए सब लोग जल्दी। सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। और फिर क्या चाहिए? अगर इतना कॉन्सेप्ट हम आपको दे पा रहे, आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रहण कर पा रहे, बस इतना करते रहिए, रिजल्ट आपके कदमों में आकर रुक जाएगा, कहेगा माफ कर दो माई बाप, अब कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे तब, ठीक है। हाँ, स्क्रीन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आप लोग को, ये प्रॉमिस रहा हमारा कि अब आप लोगों को स्क्रीन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अब हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे पैनल के ऊपर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। चलो एक और सवाल, ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको तार्किक और सार्थक क्रम में, मतलब एक ऑर्डर फॉर्म में सजाना है। बताओ पहले क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6, संगठन में रिक्त पद, आवेदन प्राप्त करना, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, और पदों के लिए। अच्छा देखो ये गड़बड़ कर दिया, ये इधर लिख दिया है और ये इधर लिख दिया है, पूरा पूरा नहीं लिखा है। तो हमको लगता है चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश और नियुक्ति और व्यवहारिक परीक्षण, पहले क्या करेंगे?
पहले हमको तो ये तो पता चले कि कितना वैकेंसी खाली है, कितना संगठन में कितना रिक्त पद है, पहले हम ये निकालेंगे। जैसे मान लो रेलवे की कोई वैकेंसी आती है तो पहले क्या आता है कि हाँ भाई 50,000 पोस्ट खाली है, तो हमको लगता है कि सबसे पहले आएगा संगठन में रिक्त पद, यानी हम 1 को लिखें। उसके बाद पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करना, नहीं ठीक लिखा हुआ है, पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करना या आवेदन प्राप्त करना। पहले आवेदन भेजेंगे, इनविटेशन भेजेंगे, तभी तो वो प्राप्त करेगा, कहेगा चलो ठीक है। तो पहला ऑप्शन हुआ संगठन में रिक्त पद। पहले हम ये देखेंगे कि कितनी वैकेंसी खाली है, कितना वैकेंसी है, फिर पद के लिए हम आवेदन करेंगे, और आवेदन जब करेंगे, ठीक है ना, तब हमारे आवेदन को प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करना, ठीक है। हाँ ठीक है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करना, यानी आपका एग्जाम लिया जाएगा, और उसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नौकरी की पेशकश, फिर नौकरी देगा, और उसके बाद सबसे लास्ट में कि नियुक्ति और व्यवहारिक परीक्षण, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका ट्रेनिंग चलेगा। देखिए है कहीं ऑप्शन में, जी बिल्कुल। देखिए पहले बहुत ही सिंपल सी बात करें हम, ठीक है, आराम से पढ़िए, धैर्य और संयम के साथ, रिजल्ट के ऊपर फोकस होना चाहिए, नौकरी अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे सर कितना पोस्ट खाली है, कितना वैकेंसी है, तो 1 नंबर। उसके बाद हम कौन सा ढूंढेंगे, हम देखेंगे लिखित परीक्षा, पहले परीक्षा, भाई पोस्ट देखे तुरंत परीक्षा हो जाएगा। आवेदन प्राप्त करना, आवेदन करेंगे तब तो प्राप्त करेगा, तो पहले देखिए पद के लिए आवेदन आमंत्रित करना, कि हाँ भाई हम भी फॉर्म भर रहे हैं, हमारे आवेदन को आमंत्रित करिए, स्वीकार करिए। तो हमने कहा चलो भाई स्वीकार करते हैं, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद हम 2 किए। जब स्वीकार भेजेंगे आवेदन को, तब ना आवेदन उसको प्राप्त होगा। उसके बाद जब आवेदन प्राप्त हुआ तो हमने 3 लिया। आवेदन प्राप्त होने के बाद आपका परीक्षा होगा, उसके बाद 5 लिया। परीक्षा के बाद चयनित उम्मीदवारों को नौकरी देगा, और नौकरी देगा तो व्यवहारिक परीक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग देना। बस हो गया क्लियर, ठीक है। सबको आ रहा है समझ में? वेरी गुड आफ्टरनून, सबका वेलकम है ड्रीम क्लासेस में। देखो सीरीज ऑर्डर हो, सीरियल ऑर्डर हो, कोई इशू नहीं है, दोनों एक जैसा ही लगभग रहता है। तो कहिएगा तो चैप्टर का नाम चेंज कर देंगे, नहीं तो फिर यही ठीक है। चलो एक और सवाल बताओ, निम्नलिखित वाक्यांशों को तार्किक और सार्थक क्रम को इंगित करने वाली सही विकल्प को चुने। दुनिया, गेटवे ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, भारत, एशिया, मुंबई। बताओ पहले किसको चुनेंगे। सबके प्रश्न में शुरुआत हो रहा है गेटवे ऑफ इंडिया का, 3 से शुरुआत हो रहा है ना, 3 में कौन बैठा हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया। कहेंगे सर पहले गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र है मुंबई में, मुंबई है भारत में, सॉरी मुंबई है भारत में, भारत है एशिया में, और एशिया है दुनिया में। हल्के में मत लीजिएगा इस चैप्टर को, बहुत डिमांड है इस तरह के चैप्टर को, ठीक है। जैसे आप लोग कहते थे गणित मानो तो मक्खन, अब आप बिल्कुल एकदम कह सकते हैं कि रीजनिंग को भी मानो तो मक्खन ही सर। निम्नलिखित वाक्यांशों को तार्किक और सार्थक क्रम को इंगित करने वाले सही विकल्पों को चुने, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि सब ऑप्शन 3 से शुरू हो रहा है, तो 3 में है गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ है, मुंबई में। मुंबई कहाँ है भाई, भारत में। हमारा हिंदुस्तान कहाँ पड़ता है, एशिया में, और एशिया कहाँ पड़ता है, दुनिया में पड़ता है। तो हम इस तरह से, और 3 5 2, 3 5 2, 3 के बाद 2 कैसे हो गया, अच्छा मिस्टेक हो गया, नहीं नहीं, पहले देखो गेटवे ऑफ इंडिया, और गेटवे ऑफ इंडिया महाराष्ट्र में थोड़ी है, मुंबई में है, ठीक है ना। अब मुंबई हमारे महाराष्ट्र राज्य में पड़ेगा, ये मिस्टेक हमसे थोड़ा हुआ। तो पहले 3 2 5, और पहले गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र भारत में,
भारत एशिया में और एशिया दुनिया में। 3 2 5 6 4 1, 3 2 5 6 4 1, डी नंबर ऑप्शन। हाँ अभी ठीक है। हाँ छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। अच्छा ये चैप्टर मजा आ रहा है ना कुछ लिखने का जरूरत नहीं, खाली ऑप्शन में आंसर लिखना है। मतलब पेन पेपर भी आप लोग लेकर बैठे होगे तो इतना तो पता है कि सिर्फ आंसर ही लिख रहे होगे, यस या नो। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार इस चैप्टर को एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत मजा आएगा। हाँ मिस्टेक हुआ है, चलो कोई नहीं, वो तो होते रहता है उतना छोटा बहुत। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एज ए रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं बाद में जब मर्जी हो जब, ठीक है। आपके जितने भी फ्रेंड हैं या आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने टारगेट बैच को नहीं लिया रीजनिंग का, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिसर। उसके ऊपर वीडियोस का देखो, हर कोर्स को खरीदने से पहले एक बार डेमो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और हर कोर्स की वैलिडिटी कम से कम हम 1 साल देते हैं। 1 साल कब से? जब से आपने बैच लिया तब से। ये नहीं कि जब से हमने बैच शुरू किया। हमारे बैच की खासियत ये भी है कि लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड 1 साल तक रहता है। मान लीजिए कि हमने कोई बैच शुरू किया और वो बैच 10 महीने पहले से चल रहा है, ठीक है। मान लो कि अभी जुलाई अगस्त है और हमने बैच जनवरी में ही शुरू किया, तो आपको वैलिडिटी जनवरी से नहीं मिलेगा। आप अगर जुलाई में बैच ज्वाइन करोगे तो जुलाई से वैलिडिटी होगा, चाहे वो बैच लाइव हो या रिकॉर्डेड, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारे एप्लीकेशन का ही वही रूल है कि जिस दिन आप बैच ज्वाइन करेंगे उस दिन से 1 साल 2 साल जितना भी वैलिडिटी दे। जैसे अगर हमने 2 साल बोला तो 2 साल तब से नहीं जब से हम बैच लेकर आएंगे, 2 साल तब से जब जिस दिन आपने ज्वाइन किया वो पहला दिन हुआ, उस दिन से 2 साल जोड़ लो। और ये सब बैच की खासियत है, कोई भी बैच अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर खरीदते हैं तो। हाँ बुक अच्छी है ना। अच्छा जिन बच्चों ने हमारे रीजनिंग की बुक खरीदी है, अगर जिन्होंने नहीं खरीदा है, हमारे लेटेस्ट वीडियो चाहे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए। एक बार सब लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये बुक खरीदा है रीजनिंग का। नहीं तो अभी ऑफर चल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कोई भी लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं आप। हाँ अभी ऑफर चल रहा है 380 का जी। ऐसे ये बुक 200 425 या 430 का मार्केट में है, आई मीन फ्लिपकार्ट के ऊपर 380 में आपको मिल जाएगा, तो ऑफर का फायदा उठाइए। चलिए सवाल पहले क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में पहले क्या करिएगा, पहले यात्रा की व्यवस्था करिएगा, ठीक है। हाँ पहले यात्रा की व्यवस्था, मान लीजिए कहीं जाना है तो पहले गाड़ी का व्यवस्था करते हैं ना कि भाई कैसे जाना होगा, तो पहले यात्रा की व्यवस्था करिएगा। और यात्रा की व्यवस्था 2 नंबर पर है, 2 नंबर पर। जैसे मान लो कि कहीं घूमने जाना है तो पहले क्या करोगे, पहले होटलें बुक करोगे कि पहले व्यवस्था करोगे कि जाना कैसे। देखो गाड़ी मंगवाइएगा, गाड़ी मंगवा के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचिएगा जहां आपको घूमना है, तो 2 के बाद 5। उसके बाद घूमने के बाद हमको लगता है कि पहले होटल में मतलब गंतव्य स्थान पर पहुंचकर, ठीक है, पहले होटल में ठहरिएगा कि चलो भाई ठहर लेते हैं उसके बाद घूमेंगे। उसके बाद दर्शनीय स्थलों की यात्रा करिएगा, जहां घूमना है वहां जाइएगा घूमने, 4। और लास्ट में वापसी यात्रा करिएगा, 1 नंबर। घूमने के बाद कोई होटल में रुकता है नहीं ना, तो 8 का कौन सा आंसर होगा, 2 5 3 4 1। नहीं नहीं ध्यान से देखो, चीजों को अच्छे से समझो। पहले क्या करिएगा, पहले यात्रा की व्यवस्था करिएगा। सर कैसे घूमने जाए, चलो ये हमने एक गाड़ी बुक कर ली, तो यात्रा की व्यवस्था की है, यात्रा की व्यवस्था हुई तो फिर अपने गंतव्य स्थान पर जहां हमें घूमना था हम उस शहर में पहुंचे। पहुंचने के बाद थकावट तो हो ही जाएगा, हम सोच रहे कि चलो पहले होटल में थोड़ा बहुत ठहर लेते हैं फिर घूमने जाएंगे। फिर दर्शनीय स्थलों की यात्रा करिएगा, जैसी गुमल होगा तुरंत वापस लौट जाइएगा, और ये आपके पहले नंबर ऑप्शन में। बात समझ में आई? बिल्कुल आया होगा समझ में, एकदम मक्खन की तरह रीजनिंग भी समझ में आ रहा होगा, यस या नो। ठीक है, आपके मैथ की भी क्लास है थोड़ी देर में, बिल्कुल बने रहिएगा, कहीं मत जाना है किसी को, ठीक है। हाँ छूटना नहीं चाहिए, नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं, बाद में परेशानी आपको होगी, मुझे मत कहिएगा कि सर चैप्टर छूट रहे हैं हमारे। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अगले प्रश्न की बात करें, चलो। उम्मीद है कि इस पर 2 से 3 क्लास तो जरूर लगाया जाएगा, 2 से 2 क्लास में तो होने वाला नहीं है ये।
क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो, निम्नलिखित गतिविधियों को व्यवस्थित को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। पहले हमको लगता है कि आवेदन पत्र को भरिएगा, नहीं, इस बार टॉपिक है बैंक का अकाउंट खोलने के क्रम में, ठीक है। तो पहले आवेदन पत्र भरिएगा, जो फार्म होता है, उसके बाद आवश्यक दस्तावेज भी साथ में जमा करिएगा। देखिए ना, आवेदन पत्र भरने के बाद अपना डॉक्यूमेंट दीजिएगा ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है, इसको जैसे ही जमा करिएगा, बैंक खाता आपका खुल जाएगा, 2 नंबर। और जब बैंक खाता खुलेगा तो पैसा जमा करना और निकालना आपका अधिकार हो जाएगा। और उसके बाद जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, लास्ट में खाता बंदे करवाइएगा ना। ये हो गया आपका सीरियल ऑर्डर। ये आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, बी नंबर ऑप्शन। क्या 9 का बी आपका उत्तर है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। है इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये आपको पता है कब पता चलेगा, जब आप 2-4 किसी परीक्षा में बैठोगे और जब लगेगा कि सर एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से पूछ रहा है, तब लगेगा ये सर ने 2-3 क्लास करवाया था इसके ऊपर, लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हमने करा नहीं है। तो ये आपका हो गया इस तरह से सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आई? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग, ठीक है। ये इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। चलो एक और सवाल। देखिए, ये है टेलीविजन और उसके ऑडियो प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो कुछ भी टेक्निकल चीज में जो भी खराबी हो, तभी खराब पता चलेगा ना जब हम उसके अंदर लाइट देंगे, मतलब जब हम उसको ऑन करेंगे। तो टेलीविजन से रिलेटेड है और उसके ऑडियो में दोष से रिलेटेड है, तो हमको लगता है उसके लिए, उसको समझने के लिए पहले टेलीविजन को ऑन करना पड़ेगा। तो हमने कर डाला टेलीविजन को ऑन, ठीक है। फिर जैसे टेलीविजन ऑन किए, हमको पता चला कि टेलीविजन के ऑडियो में थोड़ा बहुत दोष है, मतलब उसका ऑडियो गलत है, खराब है, तो हमने 1 नंबर उठाया। फिर टेलीविजन की मरम्मत करवाई, भाई पहले बंद तो जाए, टेलीविजन की मरम्मत काम पूरा होना, ठीक है। अच्छा नहीं, उससे पहले आप मैकेनिक से संपर्क करिएगा। देखिए जी, हमारे टेलीविजन में खराबी हो गई है। तो बोला ठीक है भैया, मरम्मत करवा लीजिए। तो मरम्मत का काम करवाइएगा, और जैसे मरम्मत का काम पूरा होगा, टेलीविजन को पुनः आनंद लेना शुरू कर दीजिएगा, मतलब टेलीविजन के ऑडियो को फिर से सुनना शुरू करिएगा। 5 1 3 4 2, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 5 1 3 4 2। कैसा लगा आज का क्लास अभी तक फिलहाल के लिए? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे भी बिल्कुल समझ में आएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई? कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। गणित बिल्कुल मक्खन की तरह जैसे लगता था, वैसे रीजनिंग भी कर रहे हैं हम लोग मक्खन की तरह। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। एक और क्वेश्चन हम करते हैं, अगर ऐसी बात है तो चलो भाई। चलिए एक और सवाल, बहुत बेहतरीन आपके स्क्रीन के ऊपर। विवाह सभागृह निश्चित करना। सभागृह का मतलब कहाँ, मतलब मैरिज हॉल जिसको कहते हैं। विवाह का दिन तय करना, मेहमानों को आमंत्रित करना, विवाह समारोह संपन्न करना, निमंत्रण कार्ड की छपाई करना। सबसे पहले क्या करिएगा, इन पांचों में सबसे पहले हम कहेंगे कि सर मैरिज हॉल कौन सा बुक होगा ब्याह के लिए, वो तो पहले खोज ले। तो विवाह सभागृह निश्चित करना यानी मैरिज हॉल को पहले चूज करना, 1 नंबर। उसके बाद मैरिज हॉल जैसे समझ में आया ना, विवाह का दिन तय करिए। कार्ड बाद में छपेगा, पहले डेट तो छप जाए। तो विवाह का कार्ड छपाए, डेट तय किए 2। उसके बाद हमको देखिए लग ही गया कि ये हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये आपका।
नहीं नहीं, रुकिएगा, पहले विवाह का दिन तय होगा तब ना मैरिज हॉल पता चलेंगे कि इतना तारीख को डेट खाली है कि नहीं। हाँ, पहले विवाह का दिन तय करिए कि कितना तारीख का आपका विवाह है, यानी 2 नंबर ऑप्शन। उसके बाद विवाह सभागृह यानी मैरिज हॉल ढूंढना है, तो 1 नंबर। उसके बाद विवाह सभागृह के बाद निमंत्रण कार्ड की छपाई करवाना, तो निमंत्रण कार्ड मतलब इनविटेशन कार्ड बनवाएंगे। उसके बाद मेहमानों को आमंत्रण देंगे, भाई आ जाइए शादी है। उसके बाद विवाह समारोह संपन्न हो जाएगा। कैसा लगा? 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4। बात समझ में आई आप सबों के? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये 11 नंबर क्वेश्चन। 10 का तो हो गया ना, 10 का बी, हाँ 11 का डी आंसर हो गया। नहीं नहीं, मिस्टेक नहीं करिए, 11 का सही उत्तर डी होगा, नो डाउट। बात समझ में आया? इतना सोचिए, इतनी क्लियरिटी के साथ आज आपको बता रहे हैं ना, बिल्कुल आपको मक्खन की तरह लग रहा होगा रीजनिंग। चलो फिर एक और सवाल। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो आपको डिस्टर्ब भी करेगा, मुझे भी डिस्टर्ब करेगा, लेकिन दोनों मिलकर, हम और आप मिलकर इसको कर लेंगे सॉल्व। देखो, पहले क्या करते हैं, पहले घड़ी में अलार्म लगाते हैं, मतलब ये एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रश्न टॉपिक है कि अगला दिन आपको पेपर देने जाना है, तो पहले क्या करिए, कहेंगे सर पहले तो घड़ी में अलार्म लगाएंगे कि कल एग्जाम है। सही बात, अलार्म रहेगा तभी तो अगले दिन उठेंगे, तो घड़ी में अलार्म लगाएंगे 1 नंबर। अब एग्जामिनेशन हॉल में तो अलार्म लगाने देगा नहीं, तो घर पे ही लगेगा ना। उसके बाद कपड़े पहनेंगे और तैयार होके चले जाएंगे एग्जामिनेशन में, मतलब कपड़ा पहनना और तैयार होना। फिर जैसे ही तैयार होके जाएंगे तो परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे। परीक्षा केंद्र पर जब पहुंचेंगे तो प्रश्न पत्र को हल करेंगे, ठीक है। ओहो नहीं, फिर एक और मिस्टेक। पहले अलार्म, घड़ी में अलार्म लगाना सबसे पहले काम, फिर अलार्म का घंटी बजना दूसरा सबसे बड़ा काम। उसके बाद कपड़े पहनकर तैयार होना चाहिए, 5वां काम। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे तो 4 नंबर। उसके बाद प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो 2 नंबर। उसके बाद लास्ट में उत्तर पुस्तिका मतलब आंसर शीट लौटा देंगे, 6 नंबर। ये आपका एक्चुअल आंसर है। 3 1 3 5 4 2 6, फिर से डी नंबर, 12 का भी डी आंसर होगा। हाँ जी, ममता राजपूत ने कहा कि सर अलार्म लगाने के बाद अलार्म बजेगा। जी सही बात है, बिल्कुल, कि अलार्म जब लगेगा तो पहले बजना भी तो चाहिए, तो अलार्म लगाने के बाद अलार्म बजेगा, नो डाउट, बिल्कुल सही बात कहा आपने। यहां तक आ गया समझ में सबको? नहीं जी, अलार्म लगने के बाद अलार्म बजता है, जी बिल्कुल सही बात। हम आगे बढ़े, चलो फिर। पहले क्या होगा, वार्षिक परीक्षा 12वां, परिणामी घोषणा 12वां। देखिए, स्कूल से निकलिएगा, 12th का पेपर देके तबे ना कॉलेज में जाइएगा। तो पहले एक बार 5 नंबर और 6 नंबर ऑप्शन देखिए। पहले आप 12वीं की वार्षिक परीक्षा दीजिएगा और परिणाम घोषणा होगा कक्षा 12 का। उसके बाद आप स्कूल से निकलकर कॉलेज में चले जाइएगा। तो हमको लगता है कि सर पहले वार्षिक परीक्षा होगा 12th का, फिर परिणाम का घोषणा होगा 12th का, उसके बाद कॉलेज में उसके बाद कॉलेज में दाखिले के लिए यहाँ से ये यहाँ होना चाहिए, दाखिले के लिए आवेदन करना। ठीक है, बात समझिए। तो पहले आप क्या करेंगे कि 12th का पेपर देंगे, 12th पास होंगे, उसके बाद आप करिएगा कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन कि चलो भाई हमें अब कॉलेज में एडमिशन करवाना है, तो 4 नंबर। जब आवेदन करिएगा तो प्रवेश योग्यता के आधार पर आपकी सूची तैयार होगी, होता है ना, फर्स्ट मेरिट में, सेकंड मेरिट में, कब आपका सूची आएगा, सूची तैयार होगा। उसके बाद कॉलेज में दाखिला मिलेगा आपको,
और दाखिला जब मिलेगा तब 1 नंबर। कॉलेज में कक्षाओं में उपस्थित रहना। देखिए है कहीं पर ऑप्शन 5 6 4 2 5 6 4 2 3 1 जी 13 नंबर का बी नंबर ऑप्शन होगा। 5 6 4 2 3 1 सही बात या गलत बात समझ में आया आपको? सब लोग हाँ ना में जवाब दीजिएगा जी। एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और अच्छा भी लग रहा है, तभी हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए नहीं। सबको आ रहा है समझ में? 5 6 4 2 3 1 ये आपका बी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। पहले 12th पास होइएगा तब ना कॉलेज में जाइएगा। 12th तक तो हमारा स्कूल होता है 1 to 12। ठीक है, चलो पहले क्या करोगे? पहले पेट में दर्द महसूस होगा कि सर लगता है पेट में दर्द है। अच्छा पेट में दर्द होगा तो डॉक्टर से मिलिएगा और डॉक्टर से मिलिएगा तो डॉक्टर द्वारा रोग निर्णय करेगा। यहां पर ऐसे होगा रोग निर्णय करना। ठीक है, रोग निर्णय करना। और उसके बाद जब रोग निर्धारित होगा तो डॉक्टर का पर्चा लिखा जाएगा कि भाई ये वाला दवाई ले लो और फिर दवा को बताए गए समय के अनुसार लीजिएगा तो दर्द से राहत मिलेगी। बस पेट में दर्द होना यानी 2 नंबर ऑप्शन। पेट में जैसे ही दर्द होगा तो किससे मिलिएगा? डॉक्टर से मिलिएगा तो 3 नंबर ऑप्शन। डॉक्टर द्वारा रोग निर्धारित करेगा तो 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? और जैसे ही रोग का निर्धारित होगा डॉक्टर तुरंत पर्चा लिख देगा कि ये वाला दवाई खाओ। उसके बाद दवा को बताए गए समय अनुसार खाइएगा तो पेट में दर्द में से राहत मिलेगा। 2 3 4 1 5 6 सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। एक सेकेंड देखे क्या कुछ हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। 14 का कितना आया था? 13 का बी और 12 का डी। चलो 12 का डी, 13 का बी, 14 का सी, बिल्कुल सही है। मुझे लगा कहीं मिस्टेक तो कुछ नहीं है। बात समझ में आया सबको? चीजें क्लियर होनी चाहिए, बात समझ रहे हैं जी? एक एक डाउट एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल करवा रहे हैं आप सबको क्लियर। ठीक है, अगले टॉपिक पर मतलब अगले क्वेश्चन पर हम आ जाए। कहिए सर बिल्कुल आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है नहीं क्योंकि मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ नहीं। तो अब ये फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एक बेहतर आपका मैं करूँ। देखो सबसे जब मतलब एक मान लीजिए कि एक बीज का या किसी भी चीज का एक सजीव प्राणी का जन्म होना रहता है ना, तो जो सबसे पहले बनता है हाँ वो सबसे पहले बनेगा अंडा। अंडा होगा ना? ठीक है, ठीक है अंडा मन जैसे जानवर की बात करें। ठीक है, तो पहले सबसे छोटा होता है अंडा। अंडा का अंडा से जब बड़ा होगा ना तो अंडा का होगा लार्वा। लार्वा से जब बड़ा होगा तो वो होगा प्यूपा और उसके बाद होगा तितली की बात हो रहा है तो तितली की बात करिए और उसके बाद मृत्यु। समझिए इस चीज को क्योंकि इस प्रश्न में तितली का चर्चा हो गया है। तो तितली एक जानवर है, पक्षी है, तो सबसे छोटा जो स्वरूप होता है वो अंडा होता है। अंडा के बाद तितली का जब अंडा फूटता है ना तो वो लार्वा बनता है उससे बड़ा। फिर लार्वा से वो प्यूपा बनता है और प्यूपा बनने के बाद वो तितली बनकर निर्मित होती है। और फिर जब कोई भी चीज जो सजीव आता है उसकी मृत्यु तय है। तो हम 2 नंबर 5 3 1 4 2 ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात। 5 3 1 4 2 सही उत्तर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना? यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग, हाँ या ना में। है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलो एक और सवाल इसमें करते हैं। हाँ जी, ये तो आसान है, उम्मीद है कि ये सब लोग बना पाएंगे। नहीं
सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले होता है शैशवा अवस्था। बच्चों का जो सबसे छोटा एज होता है ना, उसको हम कहते हैं शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था से जब बच्चा निकलता है तो वो जाएगा बचपन में। नहीं, हाँ, शैशवा अवस्था के बाद हो जाएगा बचपन में। बचपन से थोड़ा सा बड़ा होगा तो किशोरावस्था में चला जाएगा। उससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो वयस्क हो जाएगा, और फिर लास्ट में उसको वृद्धावस्था में जाना। 3 1 4 2। बातें समझ में आई आप सबों के? बिल्कुल आना चाहिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपके रीजनिंग का और ये तरीका है बताने का हमारा। उम्मीद है कि आज के सेशन को जो बच्चा एक बार देख लेगा, ठीक है, कहेगा हाँ सर कुछ अच्छा पढ़ाया आपने, कुछ स्पेशल करवाया आपने। ठीक है, यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। अच्छा है ना? चलो फिर देखो, इसमें थोड़ा सा मैं फंसूंगा कभी कभी। पहले जनवरी से आप लोग चलना शुरू करें तो हमको लगता है जनवरी का जो महीना होता है वो बसंत कहलाता है। स्टार्टिंग में बसंत आता है। एक बार देख लीजिए सब लोग क्या आंसर होगा। हाँ, पहले आएगा भाई बसंत। बसंत के बाद फरवरी मार्च जैसे ही आता है अप्रैल, आ जाएगा गर्मी। उसके बाद गर्मी के बाद आता है बरसात, जिसको हम लोग कहते हैं मानसून। और मानसून के बाद, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा पतझड़। जब मानसून आएगा बरसात होगा तो पत्ते तो झड़ेंगे ही, तो पतझड़ का मौसम आ गया। और सबसे लास्ट में अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना होता है सर्दी का। 4 1 3 5 2। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। वो जो बसंत होता है ना, वो हल्की हल्की हवा, हल्का हल्का ठंड, और ठंड से गर्मी का जो मौसम जो जाने वाला होता है वो बसंत कहलाता है। और वो हमारे यहाँ इंडिया में जनवरी में अप्रोक्स देखा गया है, जब ठंड थोड़ी कमती है और गर्मी का आगमन होता है, तो मे बी वो बसंत कहलाता है। ठीक है, सब लोग समझ में आ चुका है सभी स्टूडेंट को? हम आगे बढ़े। चलो, ये दूसरा टाइप है, तो आज के सेशन को टाइप 1 तक रहने देते हैं। सब लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आज का क्लास। जल्दी बताइए सब लोग, सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को।